Good morning everyone. Welcome to social science class. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, जो जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। और जैसे ही गांधी जी ने ऐलान किया असहयोग आंदोलन का, तो बहुत सारे जो लोग थे, चाहे वो शहर के थे चाहे गांव के थे, आदिवासी थे, किसान थे, यानी कि समुदाय और समाज के हर तबके के लोगों ने इसको अपने नज़रिए से लिया। यानी उस वक्त राष्ट्रवाद पूरी तरह से उसका प्रसार नहीं हुआ था, लोगों के अंदर ये भावना नहीं पनपी थी कि राष्ट्रवाद या अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए लड़ना है। तो उस वक्त सबके क्या मेन उद्देश्य थे कि उन्होंने अपनी नीड्स को, जो उनको महसूस होता था कि अंग्रेज़ उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं या उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे, तो वो अपने अधिकारों के लिए या अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए गांधी जी के आंदोलनों में इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। तो उसमें हमने 2 टॉपिक स्टडी कर लिए थे कि जो शहरों के लोग थे वहाँ पर आंदोलन की रूपरेखा क्या थी, ठीक है। वहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका था, उन लोगों ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी थी, हमने स्टडी किया था लास्ट टॉपिक में, और गांधी जी का साथ दिया। लेकिन यह जो साथ था या जो जोश था लंबे समय तक नहीं चल पाया था, क्योंकि उसके कोई अल्टरनेट नहीं थे। वकीलों के लिए कोई अल्टरनेट नहीं था, टीचर्स के लिए कोई अल्टरनेट नहीं था कि वो कहीं और जॉब कर लें। तो उनको सरवाइव करने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी था, जिससे वो धीरे धीरे इस आंदोलन से पीछे हटने लगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने ग्रामीण इलाकों के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने आदिवासी और किसान आंदोलनों का नेतृत्व जिन व्यक्तियों ने किया, जिन नेताओं ने किया, उनकी हमने डिटेल पढ़ी थी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सन्यासी बाबा रामचंद्र और दूसरे थे जो गुडेम की पहाड़ियों में विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में, अलूरी सीताराम राजू, तो उनकी स्टोरी हमने स्टडी की थी। अब असहयोग आंदोलन को बागान के जो बंधुआ मज़दूर थे उन्होंने कैसे लिया, यानी कि वो क्यों शामिल हुए इस आंदोलन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है बागानों में स्वराज। जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज़ थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने यहाँ की लैंड के ऊपर क्या किया था, चाय और कॉफ़ी के बागान लगा दिए थे। बिहार और उड़ीसा में नील की खेती करवाई थी। गुजरात और महाराष्ट्र जो है उसमें कॉटन ज़्यादा मिलती थी। तो जैसे रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को यूज़ किया। तो यहाँ पर बागानों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर असम के जो चाय के बागान थे, इंग्लैंड में बहुत डिमांड थी टी की, तो अंग्रेज़ों ने किया, यहाँ के जो मज़दूर थे, जो किसान थे, जिनको चाय की खेती करनी आती थी, उन लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक ठेका के हिसाब से, जैसे ठेका कर लेते हैं कि आप लोग 5 साल के लिए इन बागानों में काम करेंगे, और उसके बदले में एडवांस उनको पेशगी दी गई, और वो बेचारे एक बंधुआ मज़दूर की तरह उन्हीं बागानों में रह गए। उन्हें घर जाने की परमिशन नहीं थी। तो ये सिस्टम जो है उनको बाद में समझ आया। स्टार्टिंग में तो उन्होंने जो है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए और वो बागानों में चले गए, लेकिन वो दिन रात वहाँ पर काम करते थे, अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकते थे। तो जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया, उसकी घोषणा की, तो इनको भी पता चला और ये लोग भी बागानों के अंदर ही रहकर आंदोलन में शामिल हुए। तो उन्होंने क्या ऐसा किया बागानों में रहकर, क्या उनकी डिमांड थी, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी के जो विचार थे और स्वराज की जो अवधारणा थी, उसके बारे में मज़दूरों ने जब सुना तो उन्होंने उसको अपने तरीके से उसको समझा। तो यहाँ पर असम के जो बागान मज़दूर थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो इस चारदीवारी से जब चाहे आ जा सकते थे। जो बागानों के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्चुअल खेती कर रहे थे, तो वहाँ से वो घर में भी आ सकते हैं। ये सोच रहे थे कि अगर गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ेंगे तो वो कभी भी बागानों को छोड़कर घर में आ सकते हैं। बागानों में उनको बंद करके रखा हुआ था। उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे।
तो 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, नोट करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि जो इनलैंड इमिग्रेशन यानी कि उसी लैंड के ऊपर वो माइग्रेट करेंगे, वहीं पर रहेंगे। ये 1859 में एक एक्ट अंग्रेज़ों ने पास किया जिसमें क्या था कि बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यानी कि जो प्लांट ओनर्स था उससे परमिशन लिए वो प्लांटेशन को नहीं छोड़ सकते थे और यह इजाज़त उन्हें कभी भी नहीं मिलती थी। अंग्रेज़ उनको इजाज़त क्यों देते? क्योंकि उनको तो काम चाहिए था, तो उनसे पहले ही उन्होंने साइन करवा रखे थे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मज़दूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे, अधिकारियों की कि जो उनके ऑफिसर्स थे उनका कहना नहीं मान रहे थे। ठीक है, उनको अब ऐसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ से जाएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग का आह्वान कर दिया है। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चलने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ गया है इंडिया में, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी कि अगर यहाँ पर काम वो छोड़ेंगे, अपने गांव में जाएंगे अपने परिवार के पास, उन्हें वहाँ पर भी काम मिल जाएगा जिससे वो गुजारा कर पाएंगे। लेकिन वे अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुँच पाए, गांव तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही उन्होंने बागान छोड़े और उन्हें नहीं पता था कि रेलवे और जो स्टीमर हैं उनकी हड़ताल हुई है। यानी कि स्टीमर्स क्या होते हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, तो वहाँ पर हड़ताल होने की वजह से, क्योंकि पूरे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो आंदोलन कर रहा था, तो रेलवे वर्कशॉप्स ये सब ठप हो गई थी, जॉब्स छूट गई थी सबकी। तो यहाँ पर रेलवे कर्मचारी जो इंडियंस थे उन्होंने यहाँ पर भी हड़ताल कर दी। अब इनको बेचारों को पता ही नहीं, उन्होंने बागान छोड़ दिए और जैसे ही स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर ट्रेन ही नहीं आई और रास्ते में ही वो फंस गए। और उन्होंने जैसे ही वो वहाँ पर रुके तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, अधिकारियों ने उनकी बुरी तरह से पिटाई करवाई। अब यहाँ पर बेचारों का जो उत्साह था वो धीमा पड़ गया। जब उनको लगा कि अब वो घर नहीं जा पा रहे तो उन्होंने फिर मजबूरन बागानों के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। इन आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस क्या सोच रही थी कि छोटे छोटे जो आंदोलन हो रहे हैं, जो आदिवासी किसान या जो बागानी खेती करने वाले मज़दूर हैं, इनके जो पार्टिसिपेशन से जो आंदोलन का संघर्ष चल रहा है उसे स्वराज जो है इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबके एक उद्देश्य नहीं थे, अपने अपने लेवल पर सब लड़ रहे थे। उनका एक लीडर जो लीडरशिप करने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं था। अब बागान उन्होंने छोड़ दिए लेकिन उनको पता ही नहीं जाना कहाँ है, क्योंकि सब अपना अपना स्वराज को लेकर अर्थ निकाल रहे थे। ठीक है, उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था, शुरुआत था जिसमें उनके सारे कष्ट और मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वो अपने आप अखिल भारतीय आंदोलन में से जुड़ गए। यानी कि अखिल भारतीय, पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ था, सबने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जिनको प्रॉब्लम्स थी उन्होंने अपने लेवल पर इस आंदोलन को समझा और इस आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन शायद उन्होंने गांधी जी से कभी मुलाकात भी नहीं की थी, उन्होंने देखा भी नहीं था, तो वो इनडायरेक्टली, जैसे बागान जो है मजदूर थे या ग्रामीण लोग थे, शहरों के लोग थे, वो अपने अपने लेवल पर आंदोलन करने लग गए, तो वो भावनात्मक तौर पर अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़ गए। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे और अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। ठीक है, तो ये अखिल भारत जो आंदोलन था उसके अंदर अपने आप को एक उसका अंग मानते कि हम भी गांधी जी का साथ दे रहे हैं अपने एरियाज़ में रहकर। यहाँ पर एक पिक्चर है चौरी चौरा एक यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर जो सिपाही थे, पुलिस वाले थे, उनकी डेड बॉडीज़ जली हुई पड़ी हुई हैं।
यहाँ पर एक घटना घटती है। देखो 1921 में असहयोग आंदोलन बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही जो प्रदर्शनकारी थे, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की एक घटना है। यहाँ पर चौरी चौरा एक स्थान था। जैसे ही प्रदर्शनकारी बाज़ार से गुजर रहे थे तो उस जुलूस के ऊपर पुलिस ने क्या किया, हिंसक टकराव हो गया उनके साथ। पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, तो उसके बदले में उन्होंने भी उनको मारा। और क्या किया, पुलिस चौकी के अंदर आग लगा दी। ये घटना घटी 1922 में चौरी चौरा के अंदर, जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। तो प्रदर्शनकारियों को गुस्सा आया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं। तो उन्होंने गुस्से में आके पूरी पुलिस चौकी को ही जला दिया, जिसमें 22 जो पुलिस अधिकारी थे वो मारे गए। अब ये जो 22 पुलिस वाले थे, ये सब इंडियन थे, लेकिन जॉब ये किसकी कर रहे थे, अंग्रेज़ों की कर रहे थे। ठीक है तो इंडियन थे। तो गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख लगा, क्योंकि गांधी जी का एक ही मकसद था कि आंदोलन हो और उसमें कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हिंसा हो गई, उसकी वजह से गांधी जी को बड़ा दुख लगा और गांधी जी ने बिना कांग्रेस से बातचीत किए उनको बताए आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट एक मैप का क्वेश्चन भी बनता है कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन वापस लिया था उसको मैप में दिखाएं चौरी चौरा को, या चौरी चौरा में क्या घटना घटी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था, कौन सी घटना से लिया गया था, तो हमें मैप में वो चौरी चौरा जो है वो दिखाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड बड़ा मूवमेंट। अभी हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा, उसके कार्यक्रम हमने इसमें समझे। तो ऐसे ही अब बीच का जो टाइम पीरियड है, देखो ये आंदोलन 1922 में ख़त्म हो गया था। अब ये सविनयावज्ञा की ओर, यानी कि दूसरा जो बड़ा मूवमेंट था वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। यानी कि 22 से लेकर 30 जो टाइम पीरियड था उसमें भारत के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटी थी। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है क्रांतिकारियों का, जो इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया हुआ 10th के अंदर, क्योंकि इसमें गांधी जी के 2 मूवमेंट्स ही लिए गए हैं, बड़े मूवमेंट्स, और उन्हीं की डिटेल बताई गई है। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनको लगता था कि आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा है और जो सत्याग्रही हैं उनको व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फ़ैसला क्यों लिया। तो यहाँ पर 3 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था। गांधी जी क्या सोच रहे थे कि उन्हें एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और तीसरा, जो कांग्रेस के नेता थे वो इन जन संघर्षों से थक चुके थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है भारत के अंदर, और इसमें 72 प्रोमिनेंट लीडर, बहुत ही ज़्यादा फेमस जो नेता थे, उन्होंने मिलकर पार्टी का निर्माण किया था। कुछ लीडर्स जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जिनका इतिहास में वर्णन होता है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन तैयब जी, इसी तरह लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे बहुत विख्यात नाम थे जिन्होंने कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। अब इस पार्टी के जो नेता थे, इन आंदोलनों को, जिसमें बिना हिंसा के कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा था सक्सेसफुल, वो इनसे पीछे हट गए, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से ही गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। अब कांग्रेस से पूछे बिना आंदोलन को ख़त्म कर दिया। तो कांग्रेस के नेताओं को बहुत गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हुआ,
इतना अच्छा जो है आंदोलन मूवमेंट चल रहा था और एकदम से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो उन्होंने कहा कि स्वराज की प्राप्ति करनी है तो हमें कुछ और स्टेप उठाने होंगे। तो कांग्रेस के लोग क्या सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पास हुआ था, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 में। उसमें क्या डिसीजन लिया गया था कि प्रांतीय परिषदों के चुनाव होंगे और कांग्रेस सोच रही थी कि जो चुनाव होने हैं उनमें वो हिस्सा लेंगे। उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए वो क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे और उनको जो नीतियां हैं उनको सुधारने की वकालत करेंगे और ये परिषदें दिखाएंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है काम कर रही। तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही, यानी उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ उनकी मांग नहीं मान रहे, उधर से गांधी जी के आंदोलनों का कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, अंडरलाइन करेंगे इसको, किस पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की। ये की थी 1925 में, उसका गठन कर दिया। और इसके अलावा कांग्रेस के जो युवा नेता थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये उग्र स्वभाव के थे। ये चाहते थे कि जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाया जाए अंग्रेज़ों के ऊपर। तो आंतरिक बहस चल रही थी, क्लैश चल रहा था कांग्रेस के अंदर ही और असहमति बनी हुई थी, सब एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे थे। तो इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। अब दो कारण क्या थे? अब यहाँ पर देश का जो माहौल है वो सही नहीं है, अंग्रेज़ों से सब लोग परेशान हैं उनकी नीतियों से, लेकिन यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं उनमें भी यूनिटी नहीं थी। तो पहला कारण क्या था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था 1918 में। तो 1929 में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मंदी का दौर आया था, क्योंकि युद्ध हो जाते हैं लेकिन युद्ध के बाद जो रिज़ल्ट सामने आते हैं, इकोनॉमिकली सब लोग पुअर हो जाते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स रुक जाते हैं, प्रोडक्शन वर्क रुक जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मंदी आती है, महंगाई तेज़ गति से बढ़ती है और इनकम जो है तेज़ गति से ही कम होती जाती है। तो इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि आर्थिक मंदी का असर दिखाई दे रहा था। जो कृषि उत्पाद थे उनकी कीमतें गिर रही थी। 1930 के बाद पूरी तरह से ये जो कृषि उत्पाद थे धराशायी हो चुके थे। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। निर्यात कम होने से क्या हुआ कि जो किसान थे उनको उपज बेचना भी कठिन लग रहा था और साथ साथ में उनको लगान भी चुकाना था। निर्यात क्या होता है, अपने देश से जो चीज़ें हैं उनको बाहर भेजना। अब किसान अपनी पैदावार कर रहे हैं लेकिन उस पैदावार की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड के अंदर अनाज जाता था, चीज़ें जाती थी। अब वहाँ से युद्ध के कारण जो है उनकी हालत भी खस्ता हो गई, तो इनकी चीज़ों को कौन ख़रीदे। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि उनको उपज जो उनकी कोई ख़रीद नहीं रहा था, उनको कोई इनकम नहीं हो रही थी और लगान उनको चुकाना था अंग्रेज़ों को। तो ऐसा जो है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। 1930 तक क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी और ग्रामीण तबके के जो लोग थे वो ज़्यादा परेशान थे। अब ये सिचुएशन इंडिया में चल रही थी तो ब्रिटेन की जो नई सरकार बनी थी, टॉरी सरकार, उन्होंने क्या किया, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। वैधानिक आयोग ने क्या करना था, भारत के अंदर आकर जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसकी छानबीन करनी थी कि संविधान के अंदर क्या नए कानून लाए जाएं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए इंडियंस के लिए। ठीक है, तो ये सब करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडिया भेजना था। तो 1927 में एक आयोग बनाया गया और राष्ट्रविरोधी आंदोलन के जवाब में जो भारत के अंदर मूवमेंट्स चल रहे थे, यानी कि बड़े स्तर पर जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनकी अवहेलना कर रहे थे।
तो इतना डेयरिंग जो काम हो रहा था, तो अंग्रेज़ों को लगा कि कुछ बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए हैं तो सब लोग जागरूक हो जाएंगे। तो इन राष्ट्र आंदोलनों को दबाने के लिए उन्होंने एक कमीशन की जो है अपॉइंटमेंट की। इस आयोग में भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसकी कार्यशैली का अध्ययन करना था और कुछ सुझाव देने थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन आयोग में जो 7 और 8 मेंबर्स थे वो सब अंग्रेज़ थे। ठीक है, अब वो अंग्रेज़ ही थे तो भारतीयों के लिए कुछ जो है उनकी समस्याओं को सॉल्व करना उनका पर्पज़ नहीं था। यहाँ पर ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सरकार थी, उसको और मजबूत करने के लिए ये आयोग जो है गठित किया गया था। अब भारतीय नहीं थे, तो कोई भी भारतीय नहीं थे, तो जैसे ही कमीशन भारत पहुंचा तो इसका विरोध किया गया। 1927 में इस आयोग का गठन होता है और ये इंडिया में 1928 में पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। जैसे ही कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या किया? 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। अब साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया तो उस वक्त देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो चुका था, उसकी भी जांच करनी थी इस आयोग ने। तो जैसे ही अमृतसर में ये आयोग पहुंचता है, इसके सदस्य पहुंचते हैं, तो वहाँ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अमृतसर की जो जनता थी उन्होंने विरोध किया। काली झंडियाँ दिखाई गई, गो बैक के नारे लगाए गए और जो पुलिस अधिकारी थे उनको इस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए क्या करना पड़ा? लाठियाँ बरसानी पड़ी। अब इस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय सबसे आगे थे और ये घटना घटित होती है यहाँ पर कि उनके ऊपर इतनी लाठियाँ अंग्रेज़ों की बरसी कि उनकी डेथ ऑन द स्पॉट ही हो गई। ठीक है, लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के आने की वजह से उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। तो बहुत ज़्यादा जो प्रदर्शन था वो हिंसक होता जा रहा था। जगह जगह पर जो आम लोग थे वो पुलिस अधिकारियों का, पुलिस वालों का जो है विरोध कर रहे थे, बदले में उनको मार रहे थे। तो अशांति फैली हुई थी पूरे देश में। तो वायसराय उस वक्त कौन था इंडिया में? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने 1929 में डोमिनियन स्टेटस का एक गोल मोल सा ऐलान कर दिया उनको शांत करने के लिए। डोमिनियन स्टेटस क्या आता है कि तुम्हारे देश में तुम्हारा ही राज रहेगा, उसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई, ऐलान कर दिया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो मेन मोटिव क्या था कि अब ये प्रदर्शनकारी शांत हो जाएं और घर वापस चले जाएं, लेकिन कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की भी कब किस डेट पर हमें आज़ाद करेंगे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो भावी संविधान बनेगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब इंडिया में नहीं हुआ ये गोलमेज सम्मेलन, लंदन में हुआ। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। अब गोलमेज सम्मेलन होना है और वो भी जाकर इंग्लैंड के अंदर, तो कौन जाएगा यहाँ पर? क्योंकि जैसे ही ये प्रदर्शन चल रहे थे तो बहुत सारे नेता अरेस्ट हो चुके थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का जो तेज तर्रार, क्योंकि ये युवा थे, खेमा आक्रामक तेवर दिखाने लगा था। उदारवादी और जो मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। अब कांग्रेस के अंदर जैसे बी.आर. अम्बेडकर थे या मुस्लिम लीडर्स थे, दलित वर्ग के नेता थे, वो उनको उम्मीद थी कि अंग्रेज़ जो है अगर कह रहे हैं तो शायद उनको डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। तो इस खेमे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, अब यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन है ना वो 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था
1929 में इसमें कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं गया था, गांधी जी भी नहीं गए थे क्योंकि उस वक्त उनको अरेस्ट किया हुआ था। और जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था उसको अटेंड किसने किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। लेकिन वहाँ पर जो मांग लेकर गए थे B.R. अम्बेडकर, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो खाली हाथ वापस आ गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन होता है 30 में, उसमें गांधी जी जाते हैं और उनकी भी सुनवाई नहीं होती। तो इस तरीके से जो 3 गोलमेज सम्मेलन 1929, 1930, 1931 में होते हैं, उनमें कोई भी समस्या हल नहीं होती भारतीयों की, इंडियंस की, और जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे उनकी डिमांड्स की, क्योंकि अंग्रेज़ ऐसा नहीं होने देना चाहते थे कि गोलमेज सम्मेलन में उनकी बातों को माने और उन्हें डोमिनियन स्टेटस दे दें। तो जस्ट ये उनको भ्रमित करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। तो नेहरू जी को ऐसा लगता था कि इन अधिवेशनों का कोई सल्यूशन नहीं होगा, कोई रिज़ल्ट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो वहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की कि भारत को पूरी तरह से हम स्वतंत्र करेंगे। तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में रावी नदी के किनारे मनाया और उस दिन लोगों ने पूर्ण स्वराज की संघर्ष की शपथ ली कि अब हम ऐसी लड़ाई करेंगे कि भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र करवाएंगे। इस उत्सव की और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग थी पूर्ण स्वराज की। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ठोस मुद्दों को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था, क्योंकि अमूर्त विचार था, इसके कोई प्रोग्राम्स नहीं थे, कोई नीतियाँ नहीं थी कि पूर्ण स्वराज के लिए क्या किया जाए, स्टेप क्या उठाए जाएं, अंग्रेज़ों के सामने कैसे अपनी मांगों को रखा जाए। तो गांधी जी ने सोचा कि हमें कुछ और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा आज़ादी लेने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।